Good morning, children. Today we will read chapter number 10 from your book, First Flight, titled The Sermon at Banaras. So, what do you mean by sermon? So, it means religious lecture. Okay, तो हम आज इस चैप्टर में एक religious lecture देखेंगे जो बनारस में किसी के द्वारा दिया गया. Okay, so first of all, the chapter covered the journey of Buddha from princehood to his saintly life. यहाँ जो चैप्टर जो है, ठीक है, इस चैप्टर में हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो जर्नी है, ठीक है, कि वो पहले जो है वो एक राजकुमार थे और कैसे उनकी जो जर्नी है वो टर्न हुई और किस तरीके से वो एक सेंट, एक सन्यासी का जीवन उन्होंने अपनाया, उसके बारे में ये जर्नी है, उसके बारे में ये चैप्टर है, वो हम देखेंगे. आफ्टर सीइंग द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ही डिसाइडेड टू गिव अप ऑल द वर्ल्डली प्लेजर. ठीक है, जो उनके आसपास की जब उन्होंने सफरिंग देखी और उन्होंने लोगों का दुख देखा, तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जो ये वर्ल्डली प्लेजर है, ये जो सांसारिक सुख है, उसको त्याग दूंगा. एंड सीक एनलाइटमेंट. एंड देन उन्होंने सोचा कि मुझे ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ना है. एंड देन ही हैड डिसाइडेड टू एनलाइटमेंट हिमसेल्फ. ओके, ही फाइनली अटेंड सल्वेशन अंडर अ ट्री. बुद्ध गया जो पेड़ था, ठीक है, वहाँ पे उनको फाइनली उनका जो एनलाइटमेंट है वो हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई. ठीक है, एंड सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट गौतम बुद्ध and the sermon, the religious lecture given by him at Banaras. ठीक है, तो वो जो उनका लेक्चर है जिसमें उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश करी, ठीक है, रिलीजियस उन्होंने कुछ ज्ञान जो है लोगों को दिया, उसके बारे में ये चैप्टर है. सो ये जो रिलीजियस लेक्चर जो है वो जो है उसका जो थीम है वो है पर्सनल लॉसेस आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. ठीक है, कि जो मानव के जीवन में जो पर्सनल लॉसेस उसको होते हैं, मतलब किसी की डेथ हो जाना, किसी को खो देना, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन का एक हिस्सा है. ओके, इंस्टेड ऑफ वेलिंग फॉर इट, ठीक है, हम क्या करते हैं कि उसके लिए रोते रहते हैं, कचोटते रहते हैं अपने आप को, तकलीफ़ देते हैं अपने आप को. वी शुड मूव इन लाइफ. ठीक है, इंस्टेड ऑफ वेलिंग फॉर इट, इंस्टेड ऑफ शोइंग अ लॉट ऑफ, आप कह सकते हो, सॉरो फॉर आवर पर्सनल लॉसेस, वी शुड मूव इन आवर लाइफ. हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए. तो यही इस चैप्टर का थीम है और यही वो रिलीजियस लेक्चर है जो गौतम बुद्ध ने बनारस में दिया. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो दिस इज़ वेरी स्पिरिचुअल चैप्टर ऑल्सो. तो हम इसमें स्पिरिचुअल कुछ बातें भी इसमें सीखेंगे एंड आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. गौतम बुद्ध, ओके, 563 BC, 483 BC, ये इनका लाइफ स्पान है. ठीक है, बिफोर क्राइस्ट इनका, आप कह सकते हो BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, तो ये इनका लाइफ स्पान है. 1563 में उनका बर्थ हुआ था और उनकी जो डेथ है, ठीक है, वो जो आप कह सकते हो कि उन्होंने मोक्ष प्राप्ति कर ली थी 483 BC में. ठीक है, बिगिन्स लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम. इनकी जो लाइफ की शुरुआत हुई थी, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था, वह उसका जो नाम था वो प्रिंस थे, वो राजकुमार थे, उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम. इन नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ इंडिया में उनका जन्म हुआ था. एट 12, जब वो 12 साल के थे, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years later he returned home to marry a princess. जब वो 12 साल के थे, ठीक है, तब उनको हिंदू सैक्रेड, जो आप कह सकते हो कि जो आप कह सकते हो कि जो हिंदू कल्चर है, राइटिंग ऑफ अ रिलीजियस बुक्स थी, जो बहुत ही पवित्र बुक्स हैं, उनको पढ़ने के लिए, उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको भेज दिया गया था. ठीक है, एंड फॉर 4 years later ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस. और 4 साल बाद जब वो वहाँ से आए, ठीक है, तब उनकी शादी हो गई थी प्रिंसेस के साथ. ठीक है, तो आपको पता है कि जब पुराने समय में, ठीक है, जो ट्रेडिशनल कल्चर था कि वो बाहर उनको आश्रम्स में भेजा जाता था, तो सिद्धार्थ गौतम जो कि प्रिंस थे, उनको भी बाहर भेजा गया कि वो अपनी पवित्र हिंदू रिलीजियस के बारे में और रिलीजियस बुक के बारे में और जान सके. और 4 साल बाद जब वो आए, अपने घर लौटे, तब उनकी अपनी राजकुमारी के साथ उनकी शादी हो गई. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. वो उनकी शादी भी हो गई. ठीक है,
और 10 उनका एक बेटा भी हुआ। 10 years वो साथ में रहे। बी फिटेड मतलब फिट, ठीक है। ही वॉज उनकी जो लाइफ थी वो एकदम रॉयल लाइफ थी, मतलब आप कह सकते हैं रॉयल ब्लड इन स्टेटस, राइट। उन्होंने रॉयल लेगेसी को एंजॉय किया। लगभग 10 सालों के लिए उनकी शादी हुई एक प्रिंसेस के साथ और उनका एक बेटा भी हुआ। 10 साल उन्होंने जो रॉयल लाइफ होती है, ठीक है, जो नोबल लाइफ होती है, वो उन्होंने वो जो है उनका लाइफ स्पान का जो वो जो था उसमें भी उन्होंने वो जिया। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging the alms. Now, at about the age of 25, जब वो लगभग 25 साल के थे, the prince heretofore का मतलब जो है वो it's mean that हियर नाउ, बिफोर नाउ, ठीक है, इसका मीनिंग है यहाँ पे, इसका मतलब है बिफोर नाउ। अब से पहले वो लगभग 25 साल के हो चुके थे और उन्होंने एक राजाशाही लाइफ जो है वो जी रहे थे, ठीक है। जो उनका जो लाइफ था वो पूरी तरीके से कवर्ड था। शील्डेड मतलब आप कह सकते हो कि कवर्ड है, प्रोटेक्टिव था, है ना, फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। वो जो दुनिया में जो सफरिंग्स होती है, जो दुख दर्द है, उन सबसे बचे हुए थे, प्रोटेक्टेड थे, ठीक है। वाइल आउट हंटिंग, अब तक, बिफोर नाउ, अब तक। एक बार क्या हुआ, वो हंटिंग, वो शिकार के लिए गए और उस दिन सेम डे ही उनको क्या हुआ कि ही हैड वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन ए सिक मैन, उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा, ठीक है। देन एन एज्ड मैन, तब एक बहुत ही बूढ़े आदमी को, जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो एज्ड में था, जिसकी उम्र हो चुकी थी, ठीक है, उसको उसने देखा। देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर किसी की मौत का आप कह सकते हो कि जो प्रोसेशन होता है, जो आप मरने के बाद जो उनका अंतिम संस्कार का जो आप कह सकते हो कि जो प्रोसेस होता है, वो उन्होंने देखा, ठीक है। एंड फाइनली अ मॉन्क बैगिंग द आर्म्स, और उसके बाद में एक आप कह सकते हो कि मॉन्क देखा, एक सन्यासी देखा, ठीक है, भीख मांगते हुए, ठीक है। तो उन्होंने एक ही दिन में इतनी सारी सफरिंग्स उन्होंने देख ली। एंड फाइनली दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। और ये जो दिन था उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ये जो साइट थी, उन्होंने उसके हृदय को इतना ज़्यादा टच कर लिया, उनकी हार्ट को इतना ज़्यादा मूव कर दिया, उसको इतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि प्रभावित किया कि उन्होंने उसी दिन, ठीक है, ये जो वर्ल्ड है, ठीक है, जो वर्ल्डली वर्ल्ड है, उसको छोड़ने का डिसाइड कर लिया कि सांसारिक दुनिया से मैं बाहर जाना चाहता हूँ और एनलाइटमेंट चाहता हूँ। एनलाइटमेंट मतलब होता है स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, कि उनको ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो ये वो दिन था जब सिद्धार्थ गौतम की लाइफ बदली, वो टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने डिसाइड किया कि उनको ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ना है। He wandered for 7 years and finally sat down अंडर अ पीपल ट्री, ठीक है। 7 सालों तक वो इधर उधर घूमे ज्ञान प्राप्ति के लिए और फाइनली एक पीपल ट्री जो था उनके नीचे बैठ गए। वेयर ही वोव्ड मतलब आप कह सकते हो प्रॉमिस, शपथ लेना, टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट कम। और उन्होंने क्या शपथ ली, क्या उन्होंने डिसाइड किया कि ये इसके नीचे तब तक बैठे रहेंगे जब तक आप कह सकते हो कि जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति ना हो सके, ठीक है। जीवन क्या है उसका हल वो नहीं निकाल सके, जिसका वो आप कह सकते हो जीवन का जो सत्य क्या है उसका पता जब तक उनको नहीं चलेगा, वो इसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Buddhi tree. Okay, 7 दिन बाद he got enlightenment, ठीक है। उनको जीवन का आप कह सकते हो जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है, ठीक है, इसका पता चला 7 दिन के बाद। और इन्होंने वो जो पेड़ जिसके नीचे वो बैठे थे, पीपल ट्री, उसको नया नाम दिया, उनको नेम दिया, ठीक है, बोधि ट्री उन्होंने उस पेड़ को नाम दिया। ट्री ऑफ विजडम, और इसका मतलब है जहाँ उनको विजडम आप कह सकते हो कि जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया।
and began to teach and to share his new understandings. और यहाँ से he had started to teach and to share his new understandings, कि जीवन क्या है उसका एक नया उनको देखने का नज़रिया मिला, उनकी जो नई अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई लाइफ के प्रति, और उन्होंने यहाँ से लोगों को बताना और समझाना शुरू कर दिया. At that point he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. और यहाँ से उनका नाम जो है वो जो आप कह सकते हैं उनको नाम दिया गया बुद्ध, ठीक है. द अवेकेंड एंड और द एनलाइटनमेंट, आप कह सकते हो वो जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, ठीक है. तो इस तरीके से उनका सिद्धार्थ गौतम से नाम जो है वो चेंज होकर बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध हो गया. नाउ द बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस. और ये जो उन्होंने पहला अपना रिलीजियस लेक्चर जो था वो उन्होंने बनारस शहर में जो है वो दिया. मोस्ट हाई ऑफ द डिपलिंग प्लेस ऑन द रिवर गंजेस, दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एज एंड इज़ गिवन हियर. नाउ ये जो प्लेस है वो आपको पता है बनारस जो है वो रिवर गंगा के किनारे जो है सिचुएटेड है. तो यहाँ पे ये बहुत ही आप कह सकते हो कि सीरीन प्लेस है, बहुत ही होली प्लेस है. यहाँ पे उन्होंने पहला अपना जो सर्मन है वो दिया, और आज भी उस जो वो उपदेश या उनकी जो टीचिंग है उसको संभाल के रख रखा है. इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग. और ये जो आप कह सकते हो कि ये जो उनका जो प्रीचिंग थी, ये जो उनकी टीचिंग थी, वो क्या बताता है कि जो बुद्ध जो थे उनकी विजडम के बारे में, एंड अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग. सो व्हाट डू मीन बाय इनस्क्रूटेबल? इट मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड. ओके, तो इस तरीके की के बारे में उन्होंने जो हम ऐसे जो सफरिंग, ऐसे जो दुख है जो हमें समझ नहीं आते हैं कि वो हमारे जीवन में क्यों आते हैं, उनके बारे में, उसके बारे में जो बुद्ध है उन्होंने प्रीच किया, लोगों को टीच किया. सो एक इंसिडेंट हम ये जो प्रीचिंग है ये जो है वो हम देखेंगे. ओके, तो अभी तक हमने गौतम, आप कह सकते हो गौतम बुद्ध की लाइफ कैसे चेंज हुई, कैसे वो ही वॉज अ प्रिंस एंड देन ही बिकम ए सेंट, ठीक है. तो ये जो जर्नी है वो हमने उन जर्नी के बारे में हमने देखा, और अब जो वो प्रीचिंग है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है. सो यहाँ से वो जो प्रीचिंग है, वो जो इंसिडेंट है, ठीक है, जो हुआ वो हम देखने वाले हैं. किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड. नाउ किसा गौतमी कैरेक्टर है, ठीक है. किसा गौतमी जो है उसका एक ही बेटा था एंड ही डाइड, और उसकी डेथ हो गई. इन हर ग्रीफ she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said she has lost her senses, the boy is dead. ओके, तो यहाँ पे जो मदर है वो अपना जो बेटा है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और उसी दुख में, इन हर ग्रीफ, उसी दुख में शी कैरीड द डेड चाइल्ड, वो जो मरा हुआ बच्चा है उसे अपनी गोद में उठाकर नेबर्स के पास लेके गई और उनसे मेडिसिन डिमांड करी, ठीक है. क्या बताना चाह रहे हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी कि उसके बेटे की डेथ हो चुकी है, ठीक है. उसकी डेड बॉडी अपनी गोद में लेकर वो आप कह सकते हो अपने सारे पड़ोसी के पास गई, और उसने जो मेडिसिन की किसी ना किसी तरीके से उसका जो डेड चाइल्ड है वो ज़िंदा हो जाए वो कोशिश कर रही थी. और सब लोगों को क्या लगा, एंड पीपल सैड, और लोग बात क्या कह रहे थे कि वो अपने सारा जो आप कह सकते हो सेंसेस है वो खो चुकी है, और वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम इस तरीके से बिहेव मत करो, तुम्हारा जो बच्चा है वो मर चुका है. At length, किसा गौतमी met a man who replied for her request. और आखिरकार वह एक आदमी से मिली जिसने उसकी बात का रिप्लाई किया. वो घर घर जाकर लोगों से मेडिसिन मांग रही थी ताकि उनका जो बेटा है वो ज़िंदा हो जाए या कुछ वो ठीक हो जाए. तो कुछ देर बाद आप कह सकते हो एक आदमी मिला जिसने इस रिक्वेस्ट पर रिप्लाई किया. I cannot give thy medicine for thy child, but I know a physician who can. And now यहाँ पे उसने क्या रिप्लाई किया कि I cannot give you medicine for your child. ओके, यहाँ पे दाई और दी जो है वो आर्किक वर्ड है, ठीक है. आर्किक वर्ड मतलब वो जो पुराने वर्ड्स होते हैं जो अब चलन में या अब प्रचलन में नहीं है, ठीक है. तो ये आर्किक वर्ड है, इसका मतलब है I cannot give you. दाई का मतलब यू है और दाई का मतलब है योर चाइल्ड, कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए कोई मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन. लेकिन मुझे एक फिजिशियन पता है जो तुम्हें दवाई दे सकता है, जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है. एंड द गर्ल सेड
और उस लड़की ने फटाफट पूछा प्रे टेल मी, प्लीज़ टेल मी, ठीक है, हु इज़ इट, कौन है वो। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू सख्या मुनि द बुद्ध। और उन्होंने क्या बोला कि जो बुद्ध है उनके पास, जो सख्या मुनि है उनके पास जाइए, बुद्ध शायद आपको हेल्प कर सके। नाउ किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्ध एंड क्राइड, रिपेयर्ड मतलब स्टाइलिस्टिक यूज वेंट टू, ठीक है, तो ये जो वर्ड है इसका मतलब है वेंट टू। तो वो जो किसा गौतमी है वो बुद्धा के पास गई और उन्होंने कहा लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। उसने क्या बोला कि लॉर्ड मुझे ऐसी मेडिसिन दे दीजिए आप जो मेरे बच्चे को ठीक कर सकती है, जो मेरे बच्चे को जिंदा कर सकती है या क्योर कर सकती है। द बुद्ध आंसर्ड आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। और बुद्ध ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे उसके लिए एक आप कह सकते हो मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स जो है, राई के जो दाने हैं वो मुझे चाहिए। सो उसने क्या कहा, उन्हें एक कंडीशन रखी कि आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, कि मुझे राई के कुछ दाने चाहिए, ठीक है। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट एंड बुद्धा एडेड। और बहुत खुश हो गई क्योंकि मस्टर्ड सीड्स आपको मस्टर्ड सीड्स लाना बहुत आसान है, ठीक है, मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स मिलना बहुत इजी है। सो बहुत खुश हो गई। एंड देन जब वो खुश हुई तब जो बुद्ध हैं उन्होंने एक और अपनी बात ऐड करी और वो क्या कहा, द मस्टर्ड सीड्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। और ये जो कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन, ठीक है, वो क्या थी कि तुम्हें ये जो मस्टर्ड सीड्स है वो वहाँ से लाने जहाँ पर एक ऐसे घर से लाना है जहाँ पे अभी तक किसी की डेथ नहीं हुई हो, राइट, ना कोई बच्चा मरा हो, ना किसी का हस्बैंड की डेथ हुई हो, ना उसके पेरेंट मदर फादर की डेथ हुई हो, और ना उसके किसी मित्र की दोस्त की डेथ हुई हो, ठीक है। तो किसा गौतमी को बुद्ध ने क्या कहा कि तुम एक यू हैव टू कलेक्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम द हाउस वेयर नो वन has lost a child, husband, parent or friend. Now, poor Kisa Gautami now went from, poor मतलब बेचारी, ठीक है, so poor Kisa Gautami now went from house to house and the people pitied her and said, here is mustard seed। और वो हर घर में जाती रही और सबसे उसने घर घर में गई, ठीक है, और उन्होंने उन लोगों को उस पर बहुत दया आई और उसको दया खाकर उन्होंने सीड्स देने की कोशिश करी, टेक इट, ठीक है। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब वो सेकंड कंडीशन की बात करती थी, डिड अ सन और अ डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, और जैसे ही वो बुद्ध की जो सेकंड कंडीशन थी उसकी बात करती कि क्या तुम्हारे घर में कोई बच्चा, तुम्हारी मम्मा या तुम्हारे पापा या किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हुई है, दे आंसर्ड हर अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। तो उसको जवाब क्या मिलता कि जिंदा लोग कम हैं और मरने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है। तो उसके पास क्या कंडीशन थी, बुद्ध ने क्या कहा कि तुम्हें एक ऐसे घर से मस्टर्ड सीड्स लेकर आने हैं जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई हो। तो वो जब घर घर जाकर लोगों से पूछती तो लोगों ने क्या कहा कि ज़िंदा रहने वाले लोग तो कम है लेकिन मरने वालों की लिस्ट है वो एंडलेस है। और इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। डो नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। उन्होंने क्या कहा कि हमारे दुख को वापस याद मत दिलाओ, ठीक है, उनकी बात करके। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। और वहाँ उस गांव में ऐसा कोई भी आप कह सकते हो घर नहीं था जहाँ किसी की डेथ नहीं हुई हो, जहाँ अपनों की बिलव्ड मतलब जिससे आप प्यार करते हो उनकी डेथ ना हुई हो। किसा गौतमी बिकम वेरी। अब वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि वो परेशान हो गई हैं, ठीक है, वेरी मतलब टायर्ड, बहुत थक गई वो इस चीज़ से। सो किसा गौतमी बिकम वेरी एंड होपलेस, ठीक है, उसने सारी उम्मीद सारी आशा छोड़ दी। एंड सेट डाउन टू द वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी। और वो वहाँ बैठ गई परेशान होकर और वो जो गांव में उसके रास्ते में जो लाइट्स थी, ठीक है, जो शहर से आ रही थी वो उसको देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड, जिस तरीके से वो फ्लिकर कर रहे थे, मतलब आप कह सकते हो कि जो लाइट थी वो शाइन थी वो अनस्टीडी थी, ठीक है, वो बंद बुझ हो रही थी, मतलब एक कंटिन्यूसली लाइट जो है, लाइट का जो सोर्स नहीं आ रहा था उसके पास, बार बार वो फ्लिकर्ड हो रही थी, ठीक है। आप आ सकते हो कि हाँ कि वो अनस्टेबल लाइट जो है उसके पास पहुंच रही थी। एंड वेयर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, ठीक है,
एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिगेन एवरीवेयर, और फिर जो है वो जो फ्लिकरिंग है वो भी बंद हो गई, ठीक है, और पूरे आप कह सकते हो कि वो जो रात है, ठीक है, वो पूरी तरीके से डार्क हो गई, रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइफ फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और उसको इस बात का पता चला कि जो लाइफ जो है, लाइफ का जो आप कह सकते हो कि लाइफ की जो फ़िलोसफ़ी है उसके बारे में वो समझ पाई। ये जो फ़िलोसफ़ी थी जो बुद्धा जो उसको समझाना चाह रहे थे उसके बारे में उसको ज्ञान हुआ, उसके बारे में वो समझ पाई। एंड शी और वो जो मैन एंड शी कंसीडर द फेट ऑफ मैन, यहाँ पे जो इंसान की जो किस्मत होती है, उसकी जो डेस्टिनेशन होती है डेथ, उसके बारे में वो समझ पाई। एंड शी थॉट ऑफ हर सेल्फ हाउ फुलिश एम आई इन माई ग्रीफ, उसने क्या सोचा, अब उसको समझ में आया कि बुद्धा उसको क्या समझाना चाह रहे हैं, और अब उसको एहसास हो रहा है कि मैं कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी, मैं कितनी ज़्यादा फुलिश हूँ, कितनी ज़्यादा वो कह रही कि सेल्फिश हूँ। दैट इज़ कॉमन टू ऑल। एंड सबसे दुनिया का सबसे बड़ा सत्य जो इटर्नल ट्रूथ है वो क्या है कि मौत सबको आनी है, जो डेथ है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, दिस इज़ इटर्नल, मैन इज़ मॉर्टल, ठीक है। तो डेथ है वो कॉमन है, वो सभी को आनी है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज़ a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। और वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो रास्ता है ना, वैली ऑफ डिसोलेशन मतलब एन एरिया विच इज़ फिल्ड विद डीप सॉरो, है ना, और ये जो डेथ है, ये जो वैली है जहाँ पे हम आप कह सकते हो कि मरने के बाद या मरने की बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, ठीक है, वो हम ये जो आप कह सकते हो ये जो हमारी जो डेस्टिनेशन है वो हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे सारे आप लालच को या सेल्फ लव को छोड़कर, ठीक है, जो हमारी जो इटर्नल ट्रूथ है मौत, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। द बुद्ध सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज़ ट्रबल एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन। और यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि बुद्ध ने क्या सिखाया, वहाँ पे क्या कहा कि जो मॉर्टल्स मतलब दोज बॉर्न टू डाई, मतलब ह्यूमन बींग्स जो भी जन्मा है उसकी डेथ होगी। सो द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज़ ट्रबल एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन। हम जो जिंदा लोग हैं जो मरने के लिए ही बने हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ, उनकी लाइफ में दुख है, उनकी लाइफ में आप कह सकते हो परेशानियाँ आती हैं, एंड उनकी जो लाइफ है वो कॉम्बिनेशन ऑफ पेन्स है, मतलब बहुत सारी तकलीफ़ जो है उनको फेस करनी पड़ती है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज that have been born can avoid dying। और ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है, ऐसा कुछ भी आप कह सकते हो, ऐसा कोई भी कारण नहीं है, ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है जिससे आप अपनी डेथ को, ठीक है, जो कि परमानेंट है ना, जो परमानेंट आप कह सकते हो डेथ इज़ परमानेंट, ठीक है, कभी वो हमें आनी ही है। तो यहाँ पे जो बुद्ध है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी डेथ को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हो, आप उसको टाल नहीं सकते हो। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ अ डेथ ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। और यही नेचर है जो मानव है, जो लिविंग बींग है, उसका आप कह सकते हो जो उनका नेचर ऑफ लिविंग बींग्स है वो क्या है कि अगर आपने ओल्ड एज प्राप्त कर ली है उसके बाद आपको मरना है, ये हमें पता है, ये सत्य है, ये अटूट सत्य है। एज ड्राई फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। उसी तरीके से जैसे एक पका हुआ जो फल होता है, ठीक है, पेड़ पे फल लगे हुए होते हैं, जो फल पक जाता है, जो राइप हो जाता है, उसका सत्य क्या है, इटर्नल ट्रुथ क्या है कि वो गिरेगा, वो टूटेगा, वो मरेगा, उस अपनी पेड़ से अलग हो जाएगा। उसी तरीके से जो ओल्ड एज मैन या वुमेन होते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग है, उसकी डेथ आना सत्य है। दिस इज़ ट्रू। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। सो जो मानव है, जो ह्यूमन बीइंग है या जो मरने के लिए, ठीक है, बने हुए हैं, मतलब हम लोग, उनकी डेथ आनी तय है, ठीक है, हमेशा उनके ऊपर ये डेंजर होता है, ये खतरा मंडराता है कि उनकी डेथ कभी भी हो सकती है। एज ऑल अर्दन वेसल मेड बाई द पॉटर एंड बीइंग ब्रोकन। उसी तरीके से जिस तरीके से हर एक आप कह सकते हो वेसल मतलब मेड, जो अर्दन मतलब जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, मेड ऑफ बेक्ड और फायर्ड क्ले, ठीक है, मिट्टी के बने हुए जो घड़े होते हैं, ठीक है, उनका जब भी वो बनते हैं तो कुम्हार को या आप कह सकते हो जो बनाने वाला है उसको पता होता है, जो पॉटर होता है, कि ये मैं बना रहा हूँ, ये सत्य है कि इनकी डेथ होगी, ठीक है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल। और वैसा ही जो हम लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, उनका जीवन भी बिल्कुल उसी प्रकार है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज
who are wise all fall into the power of death, right? बोथ यंग एंड एडल्ट, ठीक है, यंग भी हो आप, एडल्ट भी हो आप कह सकते हो कि आप मैच्योर हो चुके हो, आप एडल्ट भी आप कह सकते हो कि आप एडल्ट हो चुके हो, आप एज हो चुके, या फिर आप यंग हो, मौत सबको आनी है, उनको भी जो फूल है और उन जो मूर्ख है, और उनको भी जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, मतलब सभी को मौत आना तय है, तो उससे डरना क्या है, ठीक है। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, ठीक है, और सभी की मौत आनी है, ये सत्य है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ, मैन इज मॉर्टल, ठीक है। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. So for those who overcome by death depart from life, जिनकी जो मर जाते हैं, जो अपनी लाइफ को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, उन सबको मौत आनी है। उसी तरीके से एक फादर जो है अपने बेटे को कभी नहीं बचा सकता है, ठीक है, फादर जो है अपने बेटे को कभी नहीं बचा सकता, ना ही जो किन्समैन मतलब जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपके जो रिलेटिव्स हैं या किसी के भी रिलेटिव्स किसी की जान नहीं बचा सकते, जो ब्लड रिलेशन वाले जो रिलेटिव्स होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो भी किसी की जान नहीं बचा सकते हैं। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, so the world is afflicted with death and decay, therefore the wise do not grieve knowing the term of the world। और यहाँ पे जो बुद्ध है वो क्या समझाना चाह रहे हैं, लेट्स सी, कि जो रिलेटिव्स होते हैं और जो बहुत ज़्यादा लैमेंटिंग मतलब होता है अपना शोक, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, शोक जो जताते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, तकलीफ़ करते हैं, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, ठीक है, कब, जब उनके जो जिनकी डेथ होती है उनके रिलेशन में, और जब वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, लाइक एन ऑक्स दैट इज़ लेड टू द स्लॉटर, जिस तरीके से आप कह सकते हो, स्लॉटर मतलब द किलिंग ऑफ एनिमल, ठीक है, जिस तरीके से हम ऑक्स को मारते हैं या उसकी बलि चढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से आप कह सकते हो कि वो जो जिस तरीके से वो रोते हैं, वो अपने रिलेशन को, वो अपने आप कह सकते हो रिलेटिव को नहीं बचा सकते हैं। सो द वर्ल्ड इज़ अफिलिक्टेड विद डेथ एंड डीके, और एफ्लिक्टेड मतलब अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज़ और पेन, उसी तरीके से ये जो पूरी जो दुनिया है उसमें सफरिंग है, पेन है, डेथ है, और डीके मतलब ख़त्म, मतलब कोई चीज़ अगर शुरू हुई है, कोई चीज़ अगर बनी है तो वो मिटनी भी है, ओके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसीलिए वो कहना चाह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो अपनों के दर्द में, अपने की तकलीफ़ में रोया नहीं करते हैं, तकलीफ़ में नहीं रहते हैं, ठीक है, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का सत्य क्या है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जिन्हें पता है कि यही सत्य है कि जो इंसान जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु आना तय है, ठीक है, तो वो लोग, ऐसे जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो अपने डियर वंस की मरने पर बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं। नाउ नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer। और यहाँ पे वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि आप रोते रहेंगे अगर आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई आप कह सकते हो डियर वंस अगर वो चले गया है और आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा दुख मना रहे हो, ठीक है, तो कभी भी उसके जो आप कह सकते हो उसका जो माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो कभी भी शांत नहीं हो पाएगा, कभी भी काम नहीं हो पाएगा। सो ये उसी के लिए नुकसान है, और इसके कॉन्ट्ररी, उसके अपोजिट, उसका जो पेन है, उसका जो तकलीफ़ है, उसकी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसकी बॉडी और भी ज़्यादा सफ़र करेगी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका कोई डियर वंस, अगर आपका किसी बिलव्ड की डेथ होती है, तो ये जो ट्रुथ है, ये जो सच है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रोते रहें और अपने आप को तकलीफ़ में रखें और उसकी वजह से आपकी जो बॉडी है, ठीक है, वो जो सफरिंग है वो झेलने लग जाए। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और अगर वो रोता रहेगा, इसी तरीके से लैमेंटिंग करेगा, इसी तरीके से अगर वो अपने आप को दुख देता रहेगा, तो वो बीमार हो जाएगा, पेल होने लग जाएगा, वो डल होने लग जाएगा। Yet the dead are not saved by his lamentation। तब भी आप अपने जो डियर वंस हैं या बिलव्ड है या रिलेटिव्स हैं, उनको डेथ से नहीं बचा सकते हो। आप कितना भी दुख मचा लो, आप कितना भी शोर मचा लो, आप कितना भी दुख प्रकट कर लो, आप अपने आप को तकलीफ़ दे दो, लेकिन वो जो जिसकी डेथ हो चुकी है वो दोबारा कभी नहीं आ सकता है।
He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. So जिसको पीस चाहिए उसको एक लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसको अपना जो दर्द है, अपना जो आप कह सकते हो जो एक्सट्रीम सॉरो है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। उसको अपने अपने जो माइंड को है वो पीसफुली रखना पड़ेगा, तभी वो अपनी जो ग्रीफ है, अपने जो दर्द है, उससे बाहर आ सकता है। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। और अगर किसी ने अपने आप को आप कह सकते हो समझा लिया, कंपोज्ड मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो कंट्रोल फीलिंग है, जो अगर उसने अपने आप को अपनी जो फीलिंग है वो कंट्रोल कर ली, कंपोज कर ली, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और उसको जो है आप कह सकते हो कि मन की शांति मिल जाएगी। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड। और ये जो वो इंसान जो ये सारे दुख से, तकलीफ़ से ओवरकम कर लेगा, जो अपने आप को इन सबसे ऊपर उठा लेगा, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ वही अपने सारे दुख से आप कह सकते हो कि वो आज़ाद हो जाएगा और एक पूरी आप कह सकते हो कि भगवान की ब्लेसिंग्स उसको मिलेगी। तो यहाँ पे जो गौतम बुद्ध है या जो बुद्ध है वो क्या समझाना चाह रहे हैं कि डेथ जो है, मैन इज़ मॉर्टल, डेथ इज़ इटर्नल ट्रूथ, वो या यूनिवर्सल ट्रूथ आप कह लो कि मौत सबकी आनी है, लेकिन हम उसके पीछे भाग नहीं सकते, हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उसके लिए लैमेंट करें, हम उसके लिए रोते रहें और हमारा जो बॉडी है वो सफ़र करने लग जाए, हम बीमार पड़ जाएँ, ठीक है, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, है ना। वी आर नॉट एबल टू हैव पीस ऑफ माइंड। This was the message, or you can say sermon given by Buddha at बनारस। तो ये वो मैसेज था जो लोगों का, वो उनका जो आप कह सकते हो कि जो बनारस का जो फेमस सरमन था बुद्ध के द्वारा दिया गया, कि लोगों को वो समझा सके कि डेथ, अगर किसी की डेथ हो गई है आपके बिलव्ड की या आपके डियर वंस की, तो आपको उसके लिए ऐसा नहीं कि आप अपनी लाइफ ख़राब कर सको, आप कर दो, आप अपने आप को तकलीफ़ में डाल दो या आप अपने आप को दुखी कर दो। अगर आप ऐसा भी करते हो फिर भी जिसकी डेथ हो चुकी है उसको आप वापस नहीं ज़िंदा कर सकते हो। तो एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो जीवन का जो सत्य है उसको एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करने के बाद आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।